Welcome back students in software engineering fundamental course. We are at lecture 37 actually. अच्छा जी, आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या अचीव किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो बीच में रिलेशनशिप है, कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस, इन दो रिलेशनशिप को देखा था। कंपोजिशन में ये था कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है या जो कंटेनर क्लास है और जो कंटेन्ड क्लासेस हैं, इनमें रिलेशनशिप ये है कि जो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे चाइल्ड की एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती। मतलब यहाँ पे पेरेंट जो चाइल्ड है वो एक उसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंडेंट है पेरेंट के ऊपर। अगर पेरेंट डाई हो जाएगा तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा। इसी तरह से एट अ सिंगल टाइम एट मोस्ट जो सिंगल जो चाइल्ड है वो मैक्सिमम सिंगल पेरेंट के साथ ही काम कर सकता है। और इस तरह से हमने देखा कि जो बाकी रिलेशनशिप एग्रीगेशन एसोसिएशन को तो रिवाइज़ किया था और हम ये आगे मूव कर गए थे। इनहेरिटेंस में हमने ये देखा कि इज़ आ या इज़ आ काइंड ऑफ, ये रिलेशनशिप हमें नज़र आता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर इज़ आ पर्सन, टीचर इज़ आ पर्सन, स्टूडेंट इज़ आ पर्सन। इसी तरह से हम कहते हैं बस इज़ आ व्हीकल, और भी बहुत सी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ सकती हैं। मकसद क्या था? मकसद था रीयूज़बिलिटी, हम कोड को रीयूज़ कर सके। एक बार हमने इसको यूज़ किया तो हम इसको बार बार यूज़ कर सके। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने देखा जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जो कॉमन फीचर्स थे उनको एक्सट्रैक्ट किया, एक बेस क्लास में ले गए या पेरेंट क्लास में ले गए, और वहाँ से हमने इनहेरिट कर लिया ड्राइव क्लासेस को। ड्राइव क्लासेस के बाद खुद के पास जो उनके जो एट्रीब्यूट्स है वो भी अवेलेबल हैं, बेस क्लास के भी अवेलेबल हैं। मतलब कि जो बेस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो एक्सेसिबल हैं ड्राइव क्लास में, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब जो ड्राइव क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड एक्सेसिबल नहीं हैं बेस क्लास को। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने इस पे काम शुरू किया था और काम करते फिर हम आगे मूव करते हैं। आज हम लोगों ने क्या करना जी, आज हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है कि ये जो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मतलब ये जो हमने क्लास के रिलेशनशिप देखे हैं, क्लासेस देखी हैं, ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, हमें तो जब रिक्वायरमेंट मिलती है वो तो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश। वो सिंपल से इंग्लिश लिखी है। अब अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब इस अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करें? हमें कैसे पता लगेगा कि एक इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ के या 2 4 5 10 जितने भी पेजेस को पढ़ के इनमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करें कि भाई कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन से मेथड हो सकता है, ये फंक्शन है, इनके बीच में मतलब इन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके दो आंसर हैं। जो पहला, इसके हमारे पास जो 2 आंसर है उसमें से पहला आंसर वो ये है, एक तो एक्सपीरियंस बताएगा आपका। आप जब इस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो उस वक्त आप ऐसा इसको पढ़ के बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे क्लास बनेगी, कहाँ पे इनहेरिटेंस होगी, कहाँ पे कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये सब चीज़ें आप बता सकेंगे। लेकिन रूल ऑफ थंब ये है कि मतलब कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो बिगिनर्स, दुनिया में हर बंदा बिगिनर होता है, तो बिगिनर्स के लिए, या मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल बिगिनर्स के लिए, मतलब हर फील्ड के लोगों के लिए, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, या जो सीनियर आर्किटेक्ट बनते हैं या डिज़ाइनर होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक एनालिसिस का मेथड है। ये मेथड हमें सिखाता है, उसका नाम है जी एबिट टेक्सचर एनालिसिस। ये जो मेथड है एबिट का, ये हमें मेथड ये सिखाता है कि किस तरह से एक अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ते जाएं और उनमें से हमारे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन है जो कि यूएमएल में हमारे काम आएगी या डिज़ाइन करने के लिए हमारे काम आएगी, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाएं। तो एबिट ने ये टेक्निक हमें बताई थी, आज हम इसको देखेंगे और बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर आज हम जानने की कोशिश करेंगे इंटरेक्शन डायग्राम्स को। बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम में कोलैबोरेशन है और सीक्वेंस डायग्राम है। उसमें सिर्फ सीक्वेंस डायग्राम को आज अगेन हम देखेंगे तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें सिर्फ आज हमारा मकसद है जस्ट एलोबरेट करना बिल्कुल बेसिक लेवल पे इंटरेक्शन डायग्राम्स को, और ये जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा फिर ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारे काम आएगा जब हम सीक्वेंस डायग्राम को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे जर्नी। सो अच्छा, ये है क्या जी? टेक्सचर एनालिसिस है इज़ अ वर्किंग टेक्निक used to extract model element information from unstructured information systematically।
ठीक है जी। अब ये जो वर्ड सिस्टमेटिकली है जिसको मैंने रेड करने की कोशिश की है। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ आई हैं। नंबर एक तो ये कि हमारे पास जो मॉडल है उस मॉडल में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हमारा मकसद है। अब ये जो इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स के बारे में हम एक्सेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये कहाँ से आएगी? ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन से आएगी। और ये काम हम कैसे करेंगे? सिस्टमेटिकली करेंगे। सिस्टमेटिकली का मतलब है कि हमें यहाँ पे एक किस्म का टेम्पलेट दिया होगा, हम इस टेम्पलेट में एक्सट्रैक्शन करते करते एक पूरा टेबल फिल कर लेंगे। आप टेबल फिल नहीं करना चाहते तो जो भी मेथड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एबिट के रूल को फॉलो करो, तो ताकि एक्सेल के उन्होंने टेबल की फॉर्म में सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की थी। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं, जो इनके जो एबिट है, जो इसका जिसने इसको डिस्कवर किया एक्चुअली, तो उसकी बात को फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी हो, ये जो चीज़ है, ये टेक्स्ट में से एनालिसिस करना, ये एबिट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इन्हीं की डेवलपमेंट है। और फिर ये आगे एक्सटेंड किया ग्राहम ने, ग्राहम के बाद कुछ और लोगों ने इनके एक्सटेंशन की तरफ गए। अब अच्छा, इसका रूल ऑफ थंब क्या है? अब इस टेक्निक में हमने करना क्या है, इस मेथड में हमने करना क्या है? इस मेथड में जो हमने चीज़ अचीव करनी वो ये है कि हम लोग बिल्कुल जब छोटे छोटे थे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, कोई 5-6 क्लास में, हमें तो ये भी नहीं याद कि ग्रामर कब से शुरू कराती पढ़ाई जानी शुरू कराई जाती है। एनीवे, यहाँ पे हमें पढ़ाई जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें नज़र आता था कि इसमें से कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, कौन से वर्ब हैं। आगे वर्ब में भी हमारे पास है, डूइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से जो इंग्लिश जब हम पढ़ते थे, इंग्लिश की ग्रामर में हमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते थे। अब यहाँ पे भी हमने यही करना है कि जो हमें स्पेसिफिकेशन दी जाएगी, जो टेक्स्ट की फॉर्म में डेफिनेटली इंग्लिश में लिखी होगी, तो इंग्लिश की इस स्पेसिफिकेशन में से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर जो हमारे पास ये जो पार्ट्स हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब हमने देखना है कि ये जो हैं कैसे मॉडल किया जाएगा कंपोनेंट्स के साथ। तो दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ। हमारे पास एक मॉडल है, हम चाहते क्या हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक इंग्लिश टाइप एक स्पेसिफिकेशन है, एक इंग्लिश की स्पेसिफिकेशन है। इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली हम इसमें से डेवलप करना चाहते हैं मॉडल। अब हर मॉडल के अंदर होंगे एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट्स के हमें को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है, हम सिस्टमेटिकली इसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और मॉडल डेवलप करेंगे। और मॉडल डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इस एक्सट्रैक्शन के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में फिर मॉडल और उनमें रिलेशनशिप और बाकी सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जाएंगी। तो ये है जी इसका बेसिक रूल ऑफ थंब। तो आई होप कि अब आप कुछ अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे। अच्छा जी, तो डेफिनेटली इंग्लिश तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं जो मे बी बार बार रिपीट होंगी या जो रेपिटेशन में हमें चाहिए होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जी कॉमन नाउन। अच्छा, ये जो आपको मॉडल कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यूएमएल के पर्सपेक्टिव से। जो यूएमएल मॉडल कंपोनेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूएमएल नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएमएल नहीं, तो यूएमएल का जो मॉडल कंपोनेंट हम उसकी बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन क्या था भाई? अगर मैं जस्ट उर्दू में एक बात करूँ तो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का जो नाम है हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है जी। अब एग्जांपल है दरिया, टीचर, स्टूडेंट, बाइक, कार, शहर, मुल्क, मतलब ये कॉमन है। दुनिया के हर मुल्क को हम मुल्क कहेंगे, हर स्टूडेंट को स्टूडेंट कहेंगे, हर टीचर को टीचर कहेंगे। तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन आपको नज़र नहीं आ रही, मतलब इसमें आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नज़र नहीं आ रही उस लेवल की। तो प्योर आइडेंटिफिकेशन तो मैं अभी नहीं कहूँगा। अच्छा, तो हम इसे कहते हैं जी कॉमन नाउन। जो दूसरे नंबर पे हमें नज़र आ रहा है वो जी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में हमें क्या देखना होता है जी? अब हम इसी चीज़ों को कुछ स्पेसिफिक कर देंगे, कुछ ख़ास कर देंगे, कुछ प्रॉपर कर देंगे। मतलब अगर मैं कह दूँ रावी, तो अब दुनिया के हर दरिया को हम रावी नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ जी लाहौर, तो दुनिया के जितने भी सिटी, हर सिटी को हम लाहौर नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट को कह दूँ जी, स्टूडेंट का नाम ले दूँ कि अज़ीज़, फ़ातिमा या वटेवर जो भी है, या हम बात कर दें कि NTU 18101 स्टूडेंट,
तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर दी, प्रॉपर हमें इसको कुछ चीज़ें प्रोनाउंसिएशन तो नहीं, प्रॉपर हमने इसको असाइनमेंट करना शुरू कर दी। इस तरह मैं लैपटॉप कहूँगा तो कॉमन नाउन है। अगर मैं HP हम कह दूँ, ये इंस्पायर, मैं कहते हैं HP प्रो बुक 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी कह दूँ तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। तो ये दो चीज़ें हमारे बहुत बहुत काम आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गौर की, चाहा कि इसको आपको फोकस कर सकें। अच्छा, डूइंग वर्ब क्या है चीज़ है? वर्ब में अब सिंपल सा मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा, जो कुछ काम किया जाएगा, जो कुछ काम किया जा रहा है, जो किया जाता है, वो डूइंग वर्ब में आ जाता है। बीइंग वर्ब में वो चीज़ हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैविंग वर्ब। हैविंग वर्ब में क्या है, तो कोई चीज़ हम अपनी पोजेशन में शो करते हैं। आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव बाइसिकल, आई हैव लैपटॉप, या वी हैव फैमिली। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें जब हम अपनी पोजेशन में शो करते हैं तो हैविंग वर्ब है। अ फैन हैज़ विंग्स, ठीक है जी। इस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो वर्ब क्या है, ये जो हम, जिसको हम उर्दू में नून अलिफ ना के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि आना जाना, खाना पीना, सोना, इस किस्म के जो आपको नजर, जो हम पढ़ते रहे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है जी। वो जो अगर आपको जो बिगेन, बिगन, इस तरह की, बिल्कुल वही वर्ब की बात कर रहा हूँ। आई होप कि यहाँ पे आपको आइडिया होगा। अगर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है जी, किसी के साथ उसके एडजेक्टिविटी लगा देना। एडजेक्टिविटी हमारे पास क्या आ सकती है, बॉय विद बाइकुलर, एक इसी तरह से हम कहते हैं अ फ्लावर विद रेड कलर। इस किस्म की जो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब जब हम अगर किसी हॉल में हों तो हम कहेंगे अ बॉय विद रेड हैट। अब इसका मतलब है कि अब हम सबको छोड़ा से उसमें से जो स्पेसिफिक जिसमें एडजेक्टिव जो तारीफ कर रहा है उसको देखो, तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और आखिर में इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये जो हम ट्रांजिटिविटी पढ़ते हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप इनमें नहीं होगा। हम कहते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए मस्ट बी इक्वल टू सी। अब इसका मतलब है ए डायरेक्टली सी इक्वल नहीं है, लेकिन ए चूँकि बी के इक्वल है, बी सी इक्वल है, तो इसका मतलब सी ए के भी इक्वल होगा। तो ये है इनडायरेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब हम इसे कहते हैं। अब मॉडल के पर्सपेक्टिव से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सी चीज़ें हैं, फिर आखिर में इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर रियल में एक प्रॉब्लम के साथ सॉर्ट आउट करके उसका सलूशन भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, तो मैंने क्या कहा था, उस फील्ड के जितने भी फीचर हमें चाहिए वो आप कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लें, वो हमारी होगी क्लास। एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा था कि मदरसे का स्टूडेंट, एकेडमी का स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, इन स्टूडेंट्स की जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करके कह देंगे ये क्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन नाउन की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कोई क्लास सोच रहे होते हैं, कोई टाइप सोच रहे होते हैं, कोई रोल सोच रहे होते हैं, ठीक है जी। अगेन क्वेश्चन है कि क्लास है तो क्लास, अगेन आप देखें तो क्लास का नेम हमेशा नाउन होता है। क्यों? आपने देखा कि अभी आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें से अभी आप देख रहे होंगे कि उसमें आपको क्लास नज़र आ रही होगी पर्सन की, कार की, स्टूडेंट की, लैपटॉप की। वट आर दीज आर कॉमन नाउन, ठीक है। तो हमेशा यही होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, तो ये टाइप भी हो सकती है, ये कोई रोल भी हो सकता है। जैसे मैनेजर है, मैनेजर की क्लास हो सकती है, तो मैनेजर का रोल भी हो सकता है। टीचर की क्लास है तो टीचर का रोल भी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्लास, टाइप, रोल, ये तीनों की तीन चीज़ें नज़र आती हैं कॉमन नाउन में। अच्छा, अब जब इस कॉमन जब हम इसको आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, जब मैंने कहा था इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस रोल को आइडेंटिफाई कर दिएगा, रोल कौन सा मैनेजर, रोल कौन सा फैकल्टी, रोल कौन सा स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वो बन जाएगा इंस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल एक स्टूडेंट एक क्लास है, लेकिन जब मैं कहूँगा स्टूडेंट अहमद इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो अहमद अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो कॉमन नाउन हमें रिप्रेजेंट करता है क्लास की तरफ, प्रॉपर नाउन हमें रिप्रेजेंट करता है, लेके चलता है इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट की तरफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब वर्ब के बारे में, जो डूइंग वर्ब है, मैंने कहा था आना जाना, खाना पीना, सो जहाँ पे आपको कुछ एक्शन नज़र आ रहा है, कुछ आप कुछ डूइंग, कुछ काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है जी, ऑपरेशन है यहाँ पे आ जाएगा। और बीइंग वर्ब में हमारे पास कुछ इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी, और हैविंग वर्ब में कंपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप एग्रीगेशन भी हो सकती है। हैविंग अगर आप देखें कि मैंने कहा था हैज़ अ रिलेशनशिप किस में आता है, हैज़ अ रिलेशनशिप हमें नज़र आता है कंपोजिशन में एंड एग्रीगेशन में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कंपोजिशन और एग्रीगेशन ये दोनों के दोनों हमें हैविंग वर्ब की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था यूजेज, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है जब, या
लिंक अप होता है एक दूसरे के साथ। एग्जांपल है, जब मैं लैपटॉप को यूज़ करना शुरू कर, मैं कह रहा हूँ, हम कहते हैं स्टूडेंट टाइप थ्रू कीबोर्ड ऑफ लैपटॉप कीबोर्ड, तो इस मामले में स्टूडेंट और लैपटॉप के बीच में एसोसिएशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजेक्टिव वर्ब में हमारे पास एसोसिएशन भी आ सकती है, ऑपरेशन भी आ सकती है, और ड्राइंग वर्ब में भी ऑपरेशन ही होगा। तो ये हमें देखनी पड़ेगी इसी एग्जाम्पल। तो आइडिया हो जाएगा एसोसिएशन और उसका ऑपरेशन का। और इन ट्रांजिट जो वर्ब्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास कोई इवेंट है, कोई एक्सेप्शन है, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि अब आपको ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जो वर्ब के तीनों के जो हमारे पास 4 के 4 हैं, डूइंग, बीइंग, हैविंग, इंट्रांजिटिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब अंडरस्टैंडिंग में आ गए होंगे। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ ज़रा फिर हम देखते हैं कि कॉमन नाउन की एग्जाम्पल क्या है, प्रॉपर नाउन की क्या है। तो ये जनाब हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉमन नाउन है, स्टूडेंट, टीचर, मैनेजर, फैकल्टी, कोर्स, बुक, सिटी, रिवर, ये सब के सब, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, ये क्लासरूम, ये सब के सब चीज़ें अब आपको कॉमन नाउन की तरफ आएगी। तो ये कॉमन नाउन बेसिकली हमें गाइड करता है टुवर्ड्स न्यू डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप चूँकि कॉमन होनी चाहिए उस तमाम फील्ड्स में, इसलिए हमें उसके फिर से वही एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कॉमन होंगे उस डोमेन में। अच्छा, जैसे मैं प्रॉपर नाउन में चला जाऊँगा, एग्जाम्पल है, स्टूडेंट की जगह अगर मैं कह देता हूँ जी अहमद, ठीक हो गया। टीचर की जगह मैं कह देता हूँ वकार अहमद। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास है लैपटॉप की जगह अगर मैं कहता हूँ डेल इंस्पायरॉन 1 2 3 4, तो अब इसकी एग्जांपल है। सिटी की जगह हम कह देते हैं जी फैसलाबाद। तो अब ये फर्दर हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से हमें फर्दर डिस्टिंग्विश हो जाती है इस मामले में। डूइंग वर्ब में है जी बाई है, स्लीप है, गेट है, और कुछ भी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास इसमें है। अच्छा, बीइंग में मैं क्या था कि इज़ अ बुक, इज़ अ हॉर्स, इज़ अ काइट, इस किस्म की चीज़ें आपको क्लासिफिकेशन नजर आती है कि बेसिकली क्या है ये इज़ आ, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इसकी तरफ गाइड कर देती है, लेकिन है ये भी वर्ब। अच्छा, हैविंग में जैसे मैं लास्ट एग्जांपल देखी थी कि यहाँ पे आपको कंपोजिशन या ऑनरशिप नज़र आएगी, कंटेनमेंट नज़र आएगी। तो एग्जाम, फैन हैज़ विंग्स, अ पर्सन हैज़ हेड, लेग्स, आर्म्स, ये सब के सब हमारे पास कंपोजिशन है। इस तरह गार्डन हैज़ प्लांट्स, तो वो सब के सब हमारे पास हैविंग वर्ब है। हम अपनी पोजेशन में कुछ शो करना चाहते हैं, आई हैव हॉर्स, आई हैव कार, या वी हैव अनदर होम, तो इस किस्म की चीज़ें जो हम अपनी पोजेशन में शो करते हैं, तो दैट मीन्स हैविंग वर्ब की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव फ्राज में मैंने कहा था कि ये फ्रेज हैं, इसमें मैंने कहा था कि एसोसिएशन ऑपरेशन की एग्जांपल है द कस्टमर विद चिल्ड्रन, यानी कि वो कस्टमर जो बच्चों के साथ आया है, द कस्टमर विद अ बैग ऑफ बनानास, इस किस्म की जो आपको नजर आएगा। इसी तरह लेकिन ऑपरेशंस में क्या होगा, बाई एक ऑपरेशन था, लेकिन अ कस्टमर हु बॉट द कार, हु बॉट द टॉय, हु बॉट द कार, ठीक है। तो अब इसमें हम बेसिकली हम इसको लिंक अप करना चाहते हैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब ठीक है जी। जैसे मैंने कहा था जब हम हॉल में जाएं और मैं कहूँगा कि एक पार्टी है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि एक ऐसा बॉय जिसके पास रेड हैट है या ऐसा कुछ भी, या जिसके पास जूस है, हम उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ लेके आती हैं। या हमारे पास एक फूलों का बाग है, हम वहाँ पे हम कहते हैं कि द हॉर्स विद ब्लैक कलर, तो अब इसका मतलब है अब रेड येलो वगैरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्लैक पे फोकस करो, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें जो एडजेक्टिव फ्रेज है। और आखिर में हम इंट्रांसिव वर्ब में कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। ये शायद मैं जब रियल में दिखाऊंगा तो उसको ज़्यादा भी आइडिया होगा। तो अब रूल ऑफ थंब के मुताबिक क्या है कि जो एबट ने हमें तरीका बताया टेक्सचुअल को एनालिसिस करने का, वो ये है कि आप टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ते जाएं, इंग्लिश में जो हमें स्पेसिफिकेशन मिली उसको पढ़ते जाएं, और उसमें से अंडरलाइन करते जाएं कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। इस पर लिखना नहीं कॉमन है प्रॉपर, बस आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को, डूइंग वर्ब को, बीइंग वर्ब को, हैविंग वर्ब को, एडजेक्टिव फ्रेज को, इंट्रांजिटिव को। तो इस इंट्रांजिटिव को वर्ब को इस तरह से हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा, एक यूएमएल मॉडल कंपोनेंट बन जाएगा, और फिर वो हमें गाइड करेगा कि इसमें से फर्दर रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। प्लीज़ अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं कोशिश कर सकूँ जिस हद तक हो सके आपको गाइड करने की।
अब ज़रा हम क्या करते हैं जी कि एक रियल में एग्जांपल देखें और उस पर फिर अप्लाई करते हैं एबेट का टेक्स्ट एनालिसिस का तरीका। तो ये एग्जांपल है द कस्टमर एंटर्स द स्टोर। अब इसका मतलब है कस्टमर स्टोर में एंटर हुआ। अब कस्टमर के पास कुछ ऐसा नहीं जिसकी वजह से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सके, तो ये एडजेक्टिव वाला फ्रेज नहीं है, ठीक होगा जी। द कस्टमर, तो जो भी शॉपिंग मॉल में एंटर होगा वो कस्टमर होगा। पहले मैंने उसको पढ़ ली, फिर इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं। द कस्टमर एंटर्स द स्टोर टू बाई अ टॉय, ही मस्ट बी अ टॉय दैट हिज डॉटर लाइक्स, ठीक है जी। एंड इट मस्ट कॉस्ट लेस देन 50 यूरोज। ही ट्राइज अ वीडियो गेम which uses a data glove and a head mounted display. He likes it. An assistant helps him. The suitability of the game depends upon the age of the child. अक्सर आप देखेंगे तो जब बच्चे जो अब हम टॉय घर के लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो उस पर लिखा 3+, मतलब कि तमाम उन बच्चों के लिए जिनकी एज 3 या 3 से ज़्यादा है। तो इस किस्म के जो एज लाजमी हर टॉय पे मेंशन होती है। His daughter is only 3 years old. The assistant recommends another type of toy, namely the board game. मतलब ठीक है जी, मतलब सूटेबिलिटी के हवाले से उनको वीडियो गेम जो ट्राई की थी वो ठीक थी, उसको अच्छी लगी है, लेकिन असिस्टेंट ने क्या बताया जी कि वो ये कि इसके गेम की डिपेंडेबिलिटी वो एज के ऊपर, लिहाजा आपकी एज, बच्चे की एज जो 3 years है, तो आप जो है ना मोनोपोली गेम है आप उसको बाई कर ले। अब हमने करना क्या है जी, अब हमने करना है इसके ऊपर टेक्सचर का एनालिसिस। अब हम पढ़ते जाते हैं, साथ साथ इसको अंडरलाइन करते जाते हैं। तो सबसे पहले अब अगर देखें तो हमारे पास है जी कस्टमर, कॉमन नाउन है, कोई भी कस्टमर है। अब कस्टमर की कोई ऐसा एडजेक्टिव नहीं है, कस्टमर ये भी नहीं कस्टमर कौन से वाला। तो एंटर्स द स्टोर, अब स्टोर में एंटर बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि हम इसी एग्जांपल कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास आ सकता है वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अभी इसकी तरफ भी आ जाते हैं। तो ये जैसे उसकी एंट्री हुई, स्टोर में वो एंटर हुआ है, ख़रीदना उसका मकसद था एक टॉय। तो अब आप देख सकते हैं इसमें आपको कॉमन नाउन भी नज़र आ गया है और इसके साथ साथ आपको वर्ब्स भी नज़र आ रहे हैं। ही मस्ट बी अ टॉय, वो जो टॉय है चूँकि ये पहले आ चुका है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और उसकी जो डॉक्टर है लाइक्स उसका बिहेवियर है वो भी देख लेते हैं। एंड इट मस्ट कॉस्ट लेस देन, अब इसका मतलब है उस टॉय के साथ कोई ना कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। ही ट्राइज अ वीडियो गेम, दैट मीन्स अब वो वीडियो गेम क्या है, वीडियो गेम एक टॉय है, तो अब इसका मतलब है वीडियो गेम इज़ अ टॉय। तो ये जो इज़ अ रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा है, जैसे इट इज़ अ, जो हमारे पास जो हमने देखा था बीइंग वर्ब था, वो हमें नज़र आ रहा है। विच यूजेज अ डेटा ग्लव एंड अ हेड माउंटेड डिस्प्ले, ही लाइक्स इट, मतलब इसको लाइक भी किया जाता है। एंड असिस्टेंट, अब इसका मतलब है ये अगेन को रोल है जो उसकी हेल्प कर रही है। तो अब उसने कहा जी जो बच्चा है अब उसकी एज को भी देखा जाएगा, तो इस एज के हवाले से उसने क्या बताया जी कि उसने रिकमेंड कर दी एक अनदर गेम मोनोपोली। ओके, अब ज़रा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कह रहा मैंने 100% एक्सट्रैक्शन कर दी है, मे भी कुछ मिस भी उसमें हो गया हो, ट्राई माई बेस्ट कि अब आपने क्या करना है कि ये जो जैसे मैंने अभी इसको अंडरलाइन किए जा रहा हूँ, आप इसको अंडरलाइन करते जाएं और अंडरलाइन करने के बाद ये हमारा काम है यहाँ तक, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्चुअली इसमें बाई भी आएगा कि उसका बिहेवियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट का टास्क हमारा ये है कि ये जो चीज़ें हमने ब्लू कर दी है, अंडरलाइन कर दी है, इसको हमने एक मॉडल की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसको फिल आउट करेंगे एक टेबल के अंदर, जिसमें अभी जो हमने फिल किया था कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, इसके अलावा इसमें से वर्ब्स कौन से हैं, ये सब की सब चीज़ें हम पहले तो फिल आउट करेंगे एक टेबल के अंदर। टेबल से फिर हम एनालिसिस करेंगे, इसका एनालिसिस करने के बाद फिर हम इसकी यूएमएल डायग्राम डेवलप करेंगे, क्लास डायग्राम। तो ये हमारे पास एक इसका तरीका आ जाएगा। तो अब ज़रा इसको अगर रिपीट कर लें, एक कस्टमर आया, स्टोर में एंटर हुआ है, टॉय लेना उसका मकसद है, टॉय लेना मकसद है डॉक्टर के साथ। अब आप देखिए कस्टमर एक कॉमन नाउन है, डॉक्टर भी कॉमन नाउन है, स्टोर भी कॉमन नाउन है, इसमें से ये नहीं बताया कौन सा स्टोर, एंटी स्टोर या कौन सा स्टोर है। अच्छा, अब इसका मतलब है जो जब कस्टमर आएगा उसका मकसद कुछ चीज़ बाई करना भी होगा, तो ये उसका ऑपरेशन है। इसी तरह से अब जो कस्टमर टॉय लेने आया है वो टॉय कौन यूज़ करेगा, उसकी डॉक्टर, उसकी बेटी। दैट वट इस मीन, इसका मतलब है कि डॉक्टर और टॉय में एक एसोसिएशन होगी, मतलब डॉक्टर यूजेज टॉय टू प्ले। अब इसका मतलब है कि डॉक्टर में और टॉय में आपको कोई एसोसिएशन नज़र आएगी। इसी तरह से एक जो टॉय है उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, और इसी तरह से हमें यहाँ पे एज का भी ख्याल करना है चीज़ का।
इसके साथ साथ जो हमें नज़र आ रहा है वो है वीडियो गेम। वीडियो गेम क्या है? एक टॉय है। तो वीडियो गेम इज़ अ टॉय, तो ये चीज़ बता रही है कि बेसिकली हम कुछ इनहेरिटेंस के बारे में सोचें। इसी तरह आगे जहाँ पे देखें बोर्ड गेम है, जो आगे इसका मतलब है वीडियो गेम इज़ अ टॉय एंड बोर्ड गेम इज़ अ टॉय। तो यहाँ पे हमें बेस क्लास टॉय की नज़र आ रही है और डेरिवेशन नज़र आ रही है। चाइल्ड क्लासेस हैं वो हमारे पास है, जो ड्राइव क्लासेस में वीडियो गेम है और बोर्ड गेम है। अच्छा, उसमें एक बाकी रह गया जी असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या? अगेन एक रोल है। तो अब ये भी कॉमन नाउन है, तो इसका मतलब है ये कुछ हमारे पास मॉडल बना है। मॉडल तो एक्चुअली नहीं, तो पहले हमें इसको फिल अप करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन एबिटेक्शन नर्सेज। तो इसमें जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, मोनोपली है, और उसके बाद जो हमारे पास इम्प्रॉपर नाउन है ये हम देख चुके हैं प्रॉपर नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम इसको देखे थे इम्प्रॉपर नाउन के हिसाब से। उसमें हमारे पास क्लास है, बेसिक कॉमन नाउन का क्लास है, और क्लास में हमने देखा टॉय है। डूइंग वर्ब में वो कुछ बाई कर सकती है, इसके साथ वो कुछ रिकमेंड किया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमें जो फर्दर नज़र आएगा वो ये है बीइंग वर्ब। जैसे मैंने बताया इज़ आ, ये हमें नज़र आ रहा है इसके रिलेशनशिप जो टॉय के पर्सपेक्टिव से है, और हैज़ आ नज़र आ रहा है हैविंग वर्ब में। तो यहाँ पे एग्रीगेशन है, तो अब सोचिएगा एग्रीगेशन क्यों है, तो अब लास्ट में मैंने इसको कंपोजिशन कहा था, तो कंपोजिशन उसका एक टाइप है। मैंने बताया था कि एग्रीगेशन कंपोजिशन दोनों हो सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो हमें चूँकि हमने कुछ टॉय डेंजरस हो सकते हैं, ज़्यादा डेंजरस पर्सपेक्टिव से हमारे पास उसकी एज लाइट हमने देखी है, और वो ऑपरेशन क्या है? एंटर्स। मसलन कस्टमर एंटर्स था, तो ये हमारे पास आता है ट्रांजिटिव वर्ड आ जाता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ड हमारे पास है डिपेंड्स ऑन। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ये कंस्ट्रेंट हमने देखा था कि एज पे टॉय की जो बाई है किसी एज पे डिपेंडेंट है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास थी। तो ये सब के सब चीज़ें हमने इसमें लेके आ गए हैं। तो अब हम देखें जो बाई था, अब हमारे पास बाई और रिकमेंड, ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से इज़ आ इनहेरिटेंस है, हैज़ आ एग्रीगेशन कंपोजिशन है। हम यहाँ उसको एग्रीगेशन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं अभी आपके सामने आ जाएगा। और ये जो हमने कहा है कि मॉडल का और वर्ब भी है मस्ट बी। ये जब हम मस्ट बी, इसका मतलब है कि अब हम कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। यू मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ एज 16 इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन। तो ये कंस्ट्रेंट है। अ कार हैज़ 4 व्हील्स। अब कार के कार हैज़ पता के पास, लेकिन कार हैज़ 4 व्हील का मतलब है अब कार के 4 पहिए ही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, तो एट्रीब्यूट अगर फर्दर ऑपरेशन है, और फर्दर हमारे पास जो हमारे पास देख सकते हैं एसोसिएशन में है। तो मेरा ख्याल कहता है ये सब के सब चीज़ें अब आप अगर किसी मॉडल में देख लेंगे तो फर्दर क्लियरेंस हो जाएगी, आई होप सो। तो अब आते हैं जी इसकी मॉडलिंग की तरफ। तो अब हमने देखा है कि स्टोर है, तो स्टोर में क्या किया जा सकता है? स्टोर में एंटर हुआ जा सकता है। कस्टमर एंटर्स द स्टोर, तो स्टोर के अंदर एंटर हुआ जा सकता है। कौन एंटर हो सकता है जी? डेफिनेटली कस्टमर। तो इसका मतलब है कस्टमर और स्टोर के बीच में एक एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि एक स्टोर ने कस्टमर को कंटेन किया होगा। ठीक है, कंटेन का मतलब है कि अब इसमें वो कंटेनमेंट नज़र आ रही होगी एग्रीगेशन कंपोजिशन की। लेकिन अगर हम इसमें पढ़ जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कंटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए कि स्टोर ने वाकई कंटेन किया कस्टमर को, लेकिन अगर आप देखें कस्टमर का और स्टोर का ऐसा कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। मतलब स्टोर के लिए मतलब एक कस्टमर को क्रिएट किया जाए और फिर उसको संबल किया जाए किसी स्टोर के अंदर, तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही प्रोडक्ट का होना, लिहाजा हमने जस्ट इसको एसोसिएशन शो किया है। अच्छा, उसके बाद जो डॉक्टर है उसकी जो बेटी है, अब उस डॉक्टर की एज पता करनी पड़ेगी टॉय देने के लिए, कि वो 3 साल से नीचे है तो उसको 3 साल से अबव है, 6 से अबव है। इस तरह से डिपेंड करता है टॉय की जो नेचर की। वीडियो गेम हो सकती है, बट अब जो भी लूडो हो सकती है, चाहे इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। तो डॉक्टर है, तो इसी तरह से एक टॉय है। तो मैंने क्या बताया था, जो डॉक्टर है वो टॉय से खेलती है। ठीक है, तो उसकी बेटी है, छोटी सी बेटी उसके साथ खेलती है। तो टॉय को लेने के लिए हमें डेफिनेटली उसने कहा था कि इसकी कुछ कॉस्ट है, उन्होंने कहा था 550 यूरो। इसका मतलब है हर टॉय की कुछ प्राइस है और हर टॉय को बाई किया जा सकता है। जिसका बिहेवियर है इस तरह उसको लाइक किया जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा था ही लाइक्स इट। ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन है कि डॉक्टर और टॉय में क्या रिलेशनशिप है? डेफिनेटली दोनों आपस में एसोसिएट हैं, क्योंकि एसोसिएशन से पता लगेगा कि ये टॉय इसके लिए सूटेबल है कि नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या रह गया पीछे। डेफिनेटली वो जो 2 गेम्स उसको पसंद आई थी, हम उसकी बात कर लें। एक वीडियो गेम थी, और हमने जो पहले से वीडियो गेम पसंद की थी उसने कहा था इसकी एज इसके लिए नहीं है, और फिर उसने मोनोपोली या जो बोर्ड गेम पसंद की थी। तो वीडियो गेम इज़ अ टॉय और बोर्ड गेम इज़ अ टॉय। तो इस तरह से यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको नज़र आएगी। तो आप देखें कितने खूबसूरती के साथ एबिट ने हमें तरीका बताया
कि आप टेक्स्ट एनालिसिस करें और इस एनालिसिस के अगेंस्ट में आप फिर एक यूएमएल क्लास डायग्राम डेवलप करें, एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। एक वंडरफुल मेथड है। शुरू में तो शायद थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव नज़र आएगा, प्रॉब्लमेटिक नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसको डेवलप कर लेंगे तो वी विल केम टू नो कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को शुरू में समझने के लिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इंटरेक्शन डायग्राम्स की बात करते हैं। अच्छा जी, इंटरेक्शन डायग्राम है, इसमें जो कंडीशन नंबर 1 वो ये है कि ये हमें डिपिक्ट करती है सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर। अच्छा, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी डायनामिक बिहेवियर की? हमने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी, हमने कहा जी कि मैनेजर कैन ऐड अ न्यू एम्प्लॉई, मैनेजर एक नए एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है, ठीक हो गया। अब इसमें मसला क्या आया, ये एक स्टैटिक पिक्चर बता रहा है कि एक नया एम्प्लॉय ऐड हो सकता है, लेकिन एक नया एम्प्लॉय ऐड होने के लिए क्या सीक्वेंस होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये हमें उसकी देखिए सिस्टम जो हमने देखे रिक्वायरमेंट उसमें देखा था। तो यूज़र रिक्वायरमेंट तो जस्ट हमने यूज़ केस डायग्राम डेवलप की थी, सिस्टम को रिक्वायरमेंट देखते हुए फिर हम इसकी इंटरेक्शन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो डायनेमिकली मैसेजेस का एक्सचेंज होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने एक मैसेज सेंड किया है, हेलो हाउ आर यू, आगे से दूसरे ने रिप्लाई किया यस आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। इस तरह से जो मैसेजेस का एक्सचेंज नज़र आएगा आपको इंटरेक्शन डायग्राम में नज़र आएगा। अच्छा, अब हम इसे क्यों मॉडल कर रहे हैं? हम इसको मॉडल कर रहे हैं कि जो यूज़ केस हमने एक मॉडल किया था इससे पहले, यूज़ केस मॉडलिंग की थी, हम अब ये रियलाइज़ करना चाहते हैं कि इस यूज़ केस के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट के बीच में मैसेजेस कम्युनिकेशन का सीक्वेंस क्या होगा, ये हमारा जानना यहाँ पे मकसद है। अच्छा, तो पर्पज़ नंबर 1 एक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे और उनमें इंटरेक्शन क्या होगा, तो दैट्स आवर पर्पज़ नंबर 1। दूसरा इसमें पर्पज़ क्या है, हाउ अ सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, एक एम्प्लॉय को ऐड किया जा सकता है बट कैसे, सिस्टम ये काम कैसे करेगा। यूज़ केस में तो पता लग गया कि आप एक इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कैसे होगी, किस सीक्वेंस से होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, इनके बीच में कौन सा मैसेज पास होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। हमें डायनामिकली चीज़ों को समझना है। तो ये हमें बताती है कि एक सिस्टम को एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है इंटरेक्शन डायग्राम्स। इसके साथ साथ हमारे पास था यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन, जो कहाँ से आई थी, उस टेबल से। हर यूज़ केस के अगेंस्ट में टेबल जनरेट करते हैं या टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या ये जो यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन है, क्या ये एग्जिस्टिंग क्लासेस को सपोर्ट करती है। मतलब ऑफ कोर्स क्लासेस में से जो ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही कम्युनिकेशन होगी, तो क्या यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन इन क्लासेस के सपोर्ट करती है। और आखिर में हम ये देखना चाहते हैं कि जो क्लासेस हैं उनमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन से ऑपरेशंस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है एक क्लास क्या कर सकती है, या एक क्लास को ख़ुद के बारे में क्या पता है, या इसको भी अगर मज़ीद मैं सादा कर दूं तो इसका मतलब है एक क्लास में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप फर्दर देखें तो क्लास में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट के पर्पज़ क्या है इंटरेक्शन डायग्राम का। सिंपल वर्ड में मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन क्या है, मैसेजेस का सीक्वेंस क्या है, डायनेमिकली हम सिस्टम का बिहेवियर देखना चाहते हैं। दैट्स द ओवरऑल मकसद, मतलब कि इंटरेक्ट कैसे हो रहा है सिस्टम में, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, ये जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो इसमें मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है दैट इज़ सीक्वेंस डायग्राम, और जो दूसरा मेथड है दैट इज़ कोलैबोरेशन डायग्राम। चूँकि हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ रहे, लिहाजा मैं कोलैबोरेशन डायग्राम की तरफ तो नहीं जाऊंगा। मेरा फोकस होगा जी सीक्वेंस डायग्राम को एलुपरेट करना। तो दैट्स कम टू द एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने जो एबेट है जिसका काम एक्सटेंड किया था ग्राहम ने, उन्होंने टेक्स्ट को एनालिसिस करने की एक टेक्निक बताई थी, उस टेक्निक को डिस्कस किया जिसका नाम है एबेट्स टेक्सचुअल एनालिसिस। अच्छा, अब ये टेक्निक क्या कहती है कि आप लोग ये इंग्लिश टाइप सेंटेंस पढ़ते जाएं, उसमें से अंडरलाइन करते जाएं जहाँ पे आपको कॉमन नाउन नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन नज़र आ रहा है,
जहाँ पे आपको वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको एडजेक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उससे फिर आप ड्राइव कर लें यूएमएल मॉडल। ठीक है। और फिर आज हमने फिर एक एग्जांपल देखी इसकी कि कैसे ये मॉडल डेवलप होता है एक इंग्लिश ये जो स्पेसिफिकेशन को रीड आउट करके। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरेक्शन डायग्राम की तरफ, और हमारा मकसद क्या था कि ऑब्जेक्ट से बीच में इंटरेक्शन कैसे होती। इंटरेक्शन होगा थ्रू मैसेजेस, थ्रू कम्युनिकेशन, मैसेजेस एक्सचेंज के थ्रू। तो वो किस सीक्वेंस में मैसेज एक्सचेंज होंगे, ये सब जानने के लिए फिर हम इंटरेक्शन डायग्राम यूज़ करते हैं। इंटरेक्ट बेसिकली यूज़र भी इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। तो इस इंटरेक्शन डायग्राम को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम को स्टडी करेंगे। कोलैबोरेशन डायग्राम की तरफ हम नहीं जाएंगे इस कोर्स में। जो भी टीचर या मेल या फिर जो भी आपका टीचर होगा या होंगी, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन का कोर्स पढ़ा या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का कोर्स पढ़ा, तो फिर आप इन सब चीज़ों को डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको बताना था। बिल्कुल एक अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह एग्जिस्ट करती हैं डिटेल में, फिर आप आगे एडवांस कोर्सेज में पढ़ लेंगे। तो दैट इज़ आवर लेक्चर एंड दैट, और हम पहुँच चुके हैं इसके लेक्चर के एंड के ऊपर। If you have any query, question, comment, you are frankly welcome at a WhatsApp group, even YouTube और anything जो भी आप बेहतर समझते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Until next lecture, अल्लाह हाफिज़।